बिहार, यहाँ बिहार के कितने लोग हैं? अच्छा, ज्यादा नहीं है, बट सिलेक्शन में यही लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, दे आर वर्किंग ऑन आई स्क्वायर। वन इज फॉर IIT, सेकंड इज फॉर IAS। इनके पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप बेटा वापस आ जाओ। मैंने बिहार के बच्चों को देखा 6 ईयर 7 ईयर लगे रहते हैं वो और देते रहते हैं। उनके पेरेंट्स कभी नहीं बोलते वापस आओ, वो यही बोलते हैं IAS या IIT निकाल के आना बेटा। ये बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का डिप्रेशन का। तो आप लोगों को मैं यही समझाने आया हूँ कि ये चीज आप अपनी लाइफ में हमेशा बांध दीजिए कि NCERT की बुक्स आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आगे के 20% उस इनर्शिया में आपके निकल जाएंगे और 10% आप छोड़ भी देंगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग जनरली ये सोचते होंगे मैं जरा YouTube देख लूँ फिर पढ़ाई करूंगा। आप उल्टा करिए, पहले पढ़ाई करिए तो आपका सेल्फ स्टडी 80% होता है, बाकी 20% कोचिंग है। कोचिंग से आप कम से कम 3 या 4 चैप्टर आगे चलिए, फिर देखिए आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे लगेंगे समझने में और आपकी क्लैरिटी आएगी। Please be seated. Good morning, everyone. It's a moment of great pride for the Thastu ICS as we welcome our distinguished officer, an inspiring author, and a mentor to many, IRS officer Shri Deepak Khaina sir. Sir is currently serving as a financial advisor at West Central Railways, Jabalpur. Beyond his stellar career in civil services, he's also a renowned writer, inspiring thousands through his books, including Kota Calling, Is Plan B Ready, and You Can Surely Win, How to Score High. His words have guided countless aspirants in their journey towards success. Today, we have the incredible opportunity to interact with him and learn from his experiences, gain valuable insights into the civil services journey. Let us give a huge round of applause and welcome Deepak Khaina, sir. Sir, we are truly honored to have you here with us. The stage is all yours now. Yeah. Good morning, friends. Are you comfortable in Hindi? Okay, relaxed. Today I am here just to explain you how to attempt civil service exams and other exams. So we'll start with a small brief of my book. I have authored 2 books. Yes. Sir, could you please check the follow my? Am I audible? Mouse. So this is my book, You Can Surely Win, How to Score High. Okay. And how to, actually I don't know about this smart board. Please, you can give me. Okay. Okay, okay. I just want to see the slides only. Okay. So this is the picture of my book. Front page is the cover page and the back is my about the author and about the book. मेरा पर्पज यही था कि जो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं वो डिप्रेशन से बाहर कैसे जाएं और उनका स्कोर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कभी इसमें 70 ट्रिक्स दी हुई हैं पूरी बुक में। उन कुछ, हालांकि ट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे तो 3 घंटा निकल जाएंगे, बट मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आप जनरली यूपीएससी में आप गलतियां करते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे किस टाइप से फ्रेम करना है, वो मैं आपको जस्ट ब्रीफ करूंगा इसमें।
ये बुक मैंने जो लिखी है 9th से 12th के बच्चों के लिए लिखी है, और मेनली मैंने जो बच्चे बचपन से ही यूपीएससी देने का अपना टारगेट बनाते हैं उनके लिए लिखी है मैंने। तो आप इस बुक में जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ट्रिक्स दी हैं मैंने। ये इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए भी यूजफुल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे टैकल करें इसके लिए भी मैंने चैप्टर्स दिए हुए हैं, कुछ डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं इसमें पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जनरली बच्चियों को बोलते हैं कि अब शादी की उम्र हो गई है, फिर आपकी शादी नहीं होगी। आप भूल जाइए इन सब चीज़ों को, आपको केवल फोकस करना है अपने यूपीएससी एग्जाम पर और बाकी सेकेंडरी चीज़ें भूल जानी है। जो हमने इसमें आंसर्स कैसे करते हैं उसके बारे में बताया है, इसमें मल्टीपल चॉइस कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टडी सेशन किस टाइप से आपको फ्रेम करना है आपकी, जिससे आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाए, मैनेजिंग योर टाइम effectively to get the most out of the day. So these are the chapters we will discuss one by one in the first is the this is my first strategy. You have to maintain a diary, daily diary, in which you have to mention all the subjects or topic which you have to study next day. So before going to bed you have to frame the next day schedule. So this is the maintaining of diary. So you have सपोज यू आर अर्ली राइजर, आप 4 बजे जब आप उठेंगे तो आपको क्या पढ़ना है। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, 4 o'clock उसके मैथमेटिक्स या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, वो आप भूल जाइए। आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको ग्रास्पिंग पावर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिविक्स, ज्योग्राफी। न्यूमेरिकल्स इस टाइप के क्वेश्चन कभी मत लगाइए। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको जब जरूरत पड़ती है आपके एग्जाम्स में, आपका आता होगा स्टैट्स वगैरह में, वो आप तब लगाइए जब आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी एक लिमिट होती है स्टडी करने की। आफ्टर 4 o'clock से 6 o'clock पढ़ने के बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको रिचार्जिंग टूल के रूप में यूज करना है, मैथमेटिक्स या जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। और मॉर्निंग में आप सब्जेक्ट जो चूज करें वो बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करना है आपको, जो आपका सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा याद करना हो, उससे आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपको मॉर्निंग में बहुत स्लीपी फील होता है। आप दिल्ली की ठंड में आप रजाई में बैठ के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस सोइए मत वहां पर, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब आप टेबल में बैठते हैं तो इतनी ठंड होती है दिल्ली में कि आप फिर वापस रजाई में जाके सो जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 or 2 आवर मॉर्निंग में पढ़िए, और वो 4 से, और आप अर्ली राइजर हैं, आई होप यहाँ पर नाइट वाले स्टूडेंट भी होंगे या डे वाले, अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने वाले हैं। सब लोग कितने बजे उठते हैं? 5, गुड। 6 के पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, 6 के बाद वाले थोड़ा टाइम लग सकता है उनको। नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल है, हो सकता है आप 10 o'clock उठें तो रात में आप 2 बजे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, अर्ली राइजर्स के लिए थोड़ा सा इजी होता है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं वो। तो मैं अर्ली राइजर हूँ, हो सकता है आप लेट पढ़ते हो, तो उसका अलग एक पैटर्न होता है। ये मैंने एक्चुअली जो लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट, ये आप केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स मत देखिए, बिकॉज मैंने इसको उन लोगों के लिए भी बनाई है ये बुक जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल देते हैं, इसलिए मैंने उसका लिखा हुआ है। मेरा एक चैप्टर है 70-20-10 स्ट्रेटेजी। आप लोग पेपर पढ़े होंगे पुराने साल के, उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप उस टफ क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी सारी स्टडी स्ट्रेटेजी उसकी तरफ मोड़ लेते हैं। ये मेरे जब मैं एग्जाम दे रहा था तो 94 और 96 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 70-20-10 जो होता है वो पहले 10 को टारगेट करते हैं। 70 इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, देन 20, देन 10। बच्चे उल्टा करते हैं, वो पहले 10 को टारगेट करके 70 और 20 को छोड़ देते हैं। तो मैंने इसमें यही लिखा है कि आप लोग पहले वो टारगेट करिए जो आपको सबसे आसान लगता है। हम लोग सोचते हैं कि टफ वाले को अटेम्प्ट करेंगे बार बार और आसान वाला छूट जाता है। तो आपने देखा होगा जो प्रीलिम्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबके मार्क्स के वेटेज सब बराबर ही होते हैं। मतलब जो आपका मेंस होता है उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स आपका सबका हर क्वेश्चन का वेटेज वही रहता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइप से हैं, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था 94 या 5 में आया था प्रीलिम्स में, कि कौन सा सांप अपना घोंसला खुद बनाता है। तो मैंने अपनी जो छोटी बहन थी उससे एक बुक बायोलॉजी की ली, मैंने पूरी बुक पढ़ ली और सारे सांप पढ़ लिए मैंने, जितने वर्ल्ड में सारे सांप पाए जाते हैं। फिर मैंने देखा 15 दिन बाद मुझे एक भी सांप याद नहीं था।
ये मिसलीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल 0.5% से भी कम होता है। फिर 96 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा दरबारी था जिसने 7 सल्तनत का शासन देखा। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और आपको ये मिसलीड करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। इन सब क्वेश्चन को देख के अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं। तो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, आप लोग डीडी बसु पढ़ते होंगे शायद, सिविक्स, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो अभी तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो डीडी बसु का बुक लगेगा आपको, दत्त एंड सुंदरम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा एलोंग की बुक्स ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे शायद आप लोग। अच्छा, तो मेरे टाइम का बता रहा हूं मैं, जो बुक्स है आपकी वो स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़िए और एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। और आप एनसीईआरटी बुक्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो आते हैं इसको आप भूल जाइए, इसको आपको इग्नोर करना है। वो आपका ये भी चेक करते हैं कि आपके अंदर पावर ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं ना, पीओई बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि आपके पास कितनी पावर है पीओ यूज करने की। बच्चे आपने जो जीमेट वगैरह देंगे आप लोग, कुछ बच्चे जो एमबीए फॉरेन से करने जाएंगे तो उसमें ये रहता है कि वो आपकी एप्टीट्यूड देखते हैं कि आप कितनी इजीली एलिमिनेट करते हैं। जब आप एलिमिनेट करेंगे तो अपने आप आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक्स आपकी जीमेट वगैरह की बुक्स में आपको दिखाएंगे, क्योंकि इंडियन ऑथर उतना नहीं समझाते हैं कि सॉल्व करने के लिए, बट आपकी फॉरेन ऑथर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप अगर 5 आंसर में आपने 3 एलिमिनेट किए तो आपको 2 बचेंगे, उस 2 में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इसका मैंने डायग्राम बनाया तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरफ से आपको राइड स्मूथ लग रही है। दिस द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन 10%। बच्चे जनरली ये फॉलो करते हैं, उनको लगता है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो सारी किताबें पढ़ ली हैं पूरी दुनिया की। वो मिसलीडिंग क्वेश्चन मैं आपको इग्नोर करने बोल रहा हूं, आप इस तरफ से चलिए। मैंने आपको बताया कि मैंने ये बुक कोटा के बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए लिखी है। वो बच्चे यहां टारगेट करने लगते हैं डायरेक्ट, यही उनके डिप्रेशन का रीजन होता है। तो आप लोग इस प्रोसेस में जाइए, जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको पढ़िए, बार बार रिपीट करेंगे तो उस इनर्शिया में आपका 20% कवर हो जाएगा। और आपके पास जब आप ये 90% कवर कर लेंगे तो आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप 10% क्रॉस सब्सिडाइज करेंगे टाइम को। जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा वो आप यहां यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर ये पहले अटेम्प्ट कर लिया तो आपका हो सकता है 50% टाइम एग्जाम का इसमें चला जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का डिप्रेशन का। तो आप लोगों को मैं यही समझाने आया हूं कि ये चीज आप अपनी लाइफ में हमेशा बांध दीजिए कि एनसीईआरटी की बुक्स आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आगे के 20% उस इनर्शिया में आपके निकल जाएंगे। और 10% आप छोड़ भी देंगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 90% बहुत होता है। ये रिचार्जिंग साइकिल के लिए मैंने लिखा था। आप लोग जनरली ये सोचते होंगे मैं जरा यूट्यूब देख लूं फिर पढ़ाई करूंगा। आप उल्टा करिए, पहले पढ़ाई करिए, फिर आप उस उत्साह में कि मैं 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद मैं यूट्यूब देखूंगा या अपना व्हाट्सएप देखूंगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जैसे ही आपने यूट्यूब खोला तो आपको उसमें एक लिंक और आ जाती है नेक्स्ट। इसी के लिए एक रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा हुआ है कि हम मोबाइल यहां रखते हैं अपना, मैं अपना मोबाइल यहां रखा हूं, अगर मैं ये वहां रखा हूं फिर मेरी इसकी यूज करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, या मैं दूसरे रूम में रख दूं। तो यू हैव टू क्रिएट रेजिस्टेंस। मैं यहाँ स्नैक्स रख दूंगा तो आप इमीडिएटली खाना चालू कर देंगे। तो आप अपने डिब्बे को या नमकीन को, स्टार्टर को, या जो स्वीट डिश आपको अच्छी लगती है उसको छिपा के रखिए, देखना उसका यूसेज कम हो जाएगा। तो यू हैव टू क्रिएट सम रेजिस्टेंस सो दैट यू विल नॉट यूज द मोबाइल। तो इसमें आप सबसे बढ़िया, और फिर आपको इतना उत्साह रहेगा कि मुझे आधा घंटे बाद व्हाट्सएप देखना है, देखना किसके मैसेज आएंगे, हो सकता है गर्लफ्रेंड का आ जाए या बॉयफ्रेंड का आ जाए। तो आप उस खुशी में इतना पढ़ लेंगे। तो आप अपना एक रूल बनाइए कि मैं 1 घंटे नहीं मोबाइल देखूंगा, 1 घंटे के बाद मैं अपना मोबाइल यूज करूंगा। और क्योंकि आप जब मोबाइल पहले यूज करेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मैंने वही इसमें लिखा है कि सीक्वेंस मैटर, वेदर यू प्ले फर्स्ट और यू डू स्टडी फर्स्ट, चॉइस इज योर्स। यहां पर आपका जो मैंने बताया आपको सीक्वेंस मैटर्स, ये आप मॉर्निंग में उठ के आप अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप जब 4 o'clock उठेंगे तो आपका एनर्जी लेवल यहां रहता है हाईएस्ट, ये धीरे धीरे डाउन होता है। फिर आपका ये 3-4 जो मैं यहाँ मैं एक्चुअली जीएस राय से पढ़ा हूँ,
मैंने यूपीएससी की तैयारी जीएस से की है और मेरिडियन क्लासेस मैंने अटेंड की थी मैथ्स और फिजिक्स के लिए, क्योंकि उस समय मैथ्स और फिजिक्स के लिए कोई और क्लासेस नहीं थे। तो मिस्टर अशोक सिंह थे जो पढ़ाए हम लोगों को गाइड किए। और कोचिंग का बहुत अच्छा असर होता है बशर्ते कि आप सीक्वेंस याद रखें। आपको सब कुछ पढ़ के जानना है, कोचिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो टफ क्वेश्चंस में आपको कुछ ट्रिक्स बताएगा। तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कोचिंग पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और यही एक रीजन है कोटा के स्टूडेंट्स का डिप्रेशन का। आपने न्यूज सुना होगा कि कुछ बच्चों ने अभी हर अल्टरनेट वीक 2-2 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैंने कोटा में, मैं वहां रहा हूँ, मैंने 4 साल बहुत क्लोजली उसको स्टडी किया। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों वहां से पढ़े हुए हैं। तो मुझे जो रीजन लगा, बच्चे सोचते हैं कि मेरा 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोचिंग में जो 99.99 परसेंटाइल लाता वो ऑलरेडी 95 अपने गांव में भी ला सकता है। उनका इंप्रूवमेंट 4 या 5% से ज्यादा नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोचिंग जाएंगे। तो आपका सेल्फ स्टडी 80% होता है, बाकी 20% कोचिंग है। तो ये हमारा रिचार्जिंग साइकिल है। आप सवेरे उठ के ऐसा नहीं कि पता नहाने चले गए या बैडमिंटन खेलने चले गए, आप पहले पढ़ाई करिए। आपके लिए बैडमिंटन के लिए सालों हैं आपके पास। पूरी सर्विस में, मैं 35 साल की सर्विस में मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो मेरी हॉबी है वो कर सकता हूँ। तो आप स्टार्टिंग में स्टडी करिए। फिर जब आपका सेकेंडरी चीजें हैं, जैसे आपको नहाना धोना, वॉशरूम, तो इसके लिए आप रिचार्जिंग टूल की तरह इसको यूज करिए। ये रिचार्ज करते हैं आपको। जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये रिचार्जिंग टूल की तरह आपको एक्टिविटी यूज करना, लंच, डिनर, या मान लीजिए न्यूज़पेपर भी है आपको, तो रिचार्जिंग टूल की तरह हम लोग यूज करते थे। आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ते होंगे, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको बहुत पहले से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन या 12th के आसपास। तो मैं सबको वही एनकरेज करता हूँ, जो बेस्ट न्यूज़पेपर हो, आपका मीडियम इंग्लिश है तो द हिंदू या फ्रंट लाइन वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग, मैगजीन। मैं इसमें 2 चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका प्रीलिम्स में काम आएगा। जनरली हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद 99% क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको लगता है ए और सी दोनों में प्रोबेबिलिटी है। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप कहीं देखते हैं बी और सी ज्यादा सही लग रहा है, फिर अगला क्वेश्चन। तो आपको ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे पूरे पेपर में, फिर आप भूल जाते हैं कि हमारा ए और सी यहां पर था। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, कहीं पर भी आपको लगता है देयर इज सम डिलेमा इन चूजिंग द करेक्ट आंसर, तो उसमें आप कहीं पर पेपर में, अभी तो आपका हार्ड कॉपी में पेपर होता होगा, इट इज बेसिकली फॉर हार्ड कॉपी पेपर, क्योंकि आपको उसमें ऑप्शन नहीं होता जीमेट वगैरह में, क्योंकि जीमेट में आपको जब तक आप आंसर नहीं करेंगे आप तक नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जा सकते हैं। तो इस केस में आपको ये बता रहा हूं कि जहां पर आपको लगा कि मान ली 13th क्वेश्चन में ए और सी 2 ऑप्शन है, 49th क्वेश्चन में बी और डी है, तो वहां कहीं पर कागज में जरूर लिख दीजिए या साइड में 2 टिक कर दीजिए। बच्चे गलती करते हैं कि उसमें कुछ नहीं करते, वो आगे पलट देते हैं। यहां पर आपको सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि आपकी प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि आप जब दोबारा से पेपर खत्म करने के बाद उस क्वेश्चन पर आएंगे तो आप गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, फिर आप बी भी पढ़ते हैं, डी भी पढ़ते हैं, केवल ए और सी नहीं पढ़ते। आपको केवल यहां पर ए और सी बस पढ़ना है दोबारा। आपका यहां पर कम से कम 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज दोबारा क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि जीमेट वगैरह जैसे पेपर होते हैं, आप बाकी पेपर भी अप्लाई करें, कैट वगैरह आप देंगे, मान लीजिए एमबीए वगैरह करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन ही आपके 3-3 लाइन के होते हैं, 4-4 लाइन के, आंसर 1-1, 2-2 लाइन से ऊपर का होता है। तो आपका जो कम से कम 30-40 सेकंड तो आपके दोनों रीड करने में चले जाएंगे। तो आप जब भी आप कोई क्वेश्चन जिसमें डिलेमा हो, आपको उसका प्रोबेबल आंसर साइड में जरूर लिख लें या उसमें टिक कर दें, आपको अगर ऑप्शन है तो। फिर जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोबेबिलिटी ए और सी में ज्यादा है, तो आप बी और डी को पढ़िए मत। अगर आपको रिस्क लेने की टेंडेंसी है तब आप किसी भी चॉइस में आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज आप 4 में से कोई लगाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% होगी सही होने की, यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी डबल होकर 50% हो सकती है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, खासकर प्रीलिम्स वाले एग्जाम में या जब आप कैट वगैरह देंगे। तो ये इसके लिए मैंने एक चैप्टर डिवोट किया है इसमें। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत मैटर करती है, ए और सी में आपकी डबल हो जाएगी कोई भी आप चूज करते हैं। अभी तो आपका चूंकि नेगेटिव मार्क्सिंग है, हमारे टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम लोग किसी में भी लगाते थे लास्ट में। वहां पर बच्चे जनरली गलती कर कोई भी
भरते आते हैं जल्दी जल्दी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, वो तो तुक्का बोलते हैं ना, गाँव में बोलते हैं तुक्का मार दिया, तो ये तुक्का नहीं होगा, आपकी चॉइस से आप प्रोबेबिलिटी भर रहे हैं इसमें कि भाई आपका डबल चांसेस हो जाते हैं सही होने के। ये आपने जब कोई भी चैप्टर सेल्फ स्टडी में स्टार्ट करते हैं तो आप कोचिंग में जाने के पहले चैप्टर जरूर पढ़िए। आप कोचिंग में सीखने के लिए मत जाइए, कोचिंग में आप रिवाइज करने के लिए जाइए। कोचिंग से आप कम से कम 3 या 4 चैप्टर आगे चलिए, फिर देखिए आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे लगेंगे समझने में और आपकी क्लैरिटी आएगी। तो आप जब भी आप घर में कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो जहां पर डाउट होता है उसको जरूर लिख लें, उस पैरा को लिख लें। वो जब क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप टीचर से जरूर पूछिए कि सर इसमें हमको डाउट है, यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी चैप्टर सेल्फ स्टडी में पढ़ना है बिफोर कोचिंग, तो आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, लास्ट पेज में होते हैं। सेकंड समरी होती है। थर्ड आपके जेएनयू के नोट्स आपने देखे होंगे, शायद इग्नो के आते हैं, जो इग्नो के यहाँ पर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके नोट्स आपने देखे हो, अब आते हैं या बंद हो गए। इग्नो के नोट्स में हमेशा चैप्टर के स्टार्ट में लिखा रहता है यू विल कम टू नो। वो पढ़ने के बाद आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो कभी भी जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसकी या तो समरी पढ़ लीजिए या उसके क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो लास्ट में दिए। हो सकता है कुछ बुक्स में ना क्वेश्चन हो, ना समरी हो, ना स्टार्टिंग में कोई चैप्टर हो, तो आप फिर अपने उसी एग्जाम के प्रीवियस 5 इयर्स पेपर पढ़िए। उसके बाद आप देखना आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो बड़ा वेग सा लगता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि मुझे क्या कहाँ पढ़ना, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं तो फिर आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है। प्लस जब वो क्वेश्चंस कहीं जब आता है तो आपका माइंड एकदम से एक्टिवेट होता है। तो कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िए, या तो समरी पढ़ लीजिए या अबाउट द जो चैप्टर स्टार्टिंग में लिखा रहता है। ये इग्नो के बुक्स का एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि फॉरेन की हर बुक में ये पैटर्न रहता है कि देयर आर गिविंग 3 टाइप्स ऑफ समरी ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग, एंड द क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड इंटेलिजेंस। इफ यू रिमूव, आई थिंक ये मैथ्स आप लोग समझ लेते हैं ना, प्रोपोर्शनेट एंड फंक्शंस। So if you remove this function, then success is the function, the multiplication of C, L and I. C is basically luck factor. It is not in your control. L is labor, you can control. And third is intelligence. Intelligence is basically say function of labor. You mean I want to say that you can control it by doing hard work. So I is also almost fixed. C is basically your stars. तो आपका जो सक्सेस रेट है ये मिनिमम और मैक्सिमम 0 to 1 हो सकता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो C का वैल्यू बता रहा हूं मैं, 0 से 1। अगर आपके स्टार्स फेवर में तो इसका वैल्यू 10,000 मीन्स यू आर सक्सेसफुल। इफ C is 0, C is a variable constant, it can change by time. आपका स्टार्स कभी आपके फेवर में होता है, कभी नहीं होता। हो सकता है आप 100 मेहनत करें, 100 आपका इंटेलिजेंस हो, फिर भी आपका वैल्यू 0 हो सकता है। मान लीजिए आपका फ्लाइट छूट गया या आपने रॉन्ग आंसर भर दिए, एक सीक्वेंस या आपका जो पेपर का ABCD जो सीक्वेंस होता है कि आपका कौन सा वाला पेपर है, आपने गलत भर दिया, तो हो सकता है आपने 100% मेहनत की हो, 100% आप इंटेलिजेंस, तो भी आपका रिजल्ट 0 हो सकता है। तो मैंने ये फॉर्मूला ये सिखाया है। इसमें जो यहाँ बिहार कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं है, बट सिलेक्शन में यही लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। इन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। दे आर वर्किंग ऑन I²। 1 is फॉर IIT, सेकेंड इज फॉर IAS। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज इनके पेरेंट्स कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप बेटा वापस आ जाओ। मैंने बिहार के बच्चों को देखा 6 ईयर 7 ईयर लगे रहते हैं वो और देते रहते हैं। उनके पेरेंट्स कभी नहीं बोलते वापस आओ, वो यही बोलते हैं IAS या IIT निकाल के आना बेटा। तो ये चीज हर स्टेट के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जितना बिहार का स्टूडेंट है, बिहार का स्टूडेंट का हो सकता है इंटेलिजेंस कम हो लेकिन वो लेबर से कवर कर लेता है। और वो
बाकी इंटेलिजेंट बच्चों से भी आगे निकल जाता है। हमारी सर्विस में बिहार के नियरली 40% स्टूडेंट्स हैं या ऑफिसर्स। इवन आईआईटी में भी देखेंगे आपको तो उनका रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो बिहार के बच्चों को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं बिहार से नहीं हूँ लेकिन आई एम फ्रॉम एमपी, बट उन लोगों का मेहनत करने का तरीका और जो कंसिस्टेंसी है उनकी पढ़ाई में, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। ये मैंने बुक में यही लिखा है, कोचिंग इज गुड if it is for a revision of all topics which you have studied earlier. It is good if you are going for clarification on few problems instead of understanding the entire syllabus. It is good if you are going ahead with the coaching class syllabus. It is good if your study hours are much more than you need for coaching and you have enough time for self study. But हम उल्टा सोचते हैं। तो ये कोचिंग आपको गाइड करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा मालूम क्या होता है, जब आप पढ़कर आते हैं ना और वो दोबारा रिवाइज करते हैं तो आपको याद होने लगता है। फर्स्ट रीडिंग कभी आपको याद नहीं कराती है, जैसे ही आपको दोबारा कोई बोलता है तो आपको याद हो जाता है। तो कोचिंग का आप याद करने के लिए यूज करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज करिए। मैंने छोटे बच्चों के लिए लिखा था, आपको पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, इस पे मैंने लिखा था चॉइस इज योर्स। आपके पेरेंट्स, आपने मूवी में देखा होगा 3 इडियट्स, कौन सी मूवी थी, उसमें शायद वो उसके पेरेंट्स उसको एसी लगाते हैं। तो उसका पर्पस 2 हो सकता है, या तो आप एसी में सो जाएं या एसी से आप एग्जॉस्ट ना होके फर्दर 3 घंटा और स्टडी करें। तो चॉइस इज योर्स। आपको आपके फादर बाइक लेके देते हैं, या तो आप गर्लफ्रेंड को बिठा के मार्केट में घूमिए, पब में जाइए, या फिर आप उस बाइक को यूज करिए, कोचिंग में जल्दी पहुंच के 2 घंटा लाइब्रेरी में अपना टाइम बिता सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ये है जो बिहार के बच्चों का सबसे बड़ा मंत्र होता है। एंजॉय इनिशियली, वर्क हार्ड होल लाइफ। ये लेबर जो आपने देखा होगा काम करती है। सेकंड इज हार्ड वर्क इनिशियली, एंजॉय होल लाइफ। ये बिहार के ऑफिसर्स जो बनते हैं वो इस लाइन पर काम करते हैं। तो आपको यही देखना है कि इट्स ए हार्ड वर्क ऑफ 3 और 4 ईयर्स, फिर लाइफ आपकी लग्जरी है। या फिर आप अभी सोइए, जिंदगी भर काम करिए। बॉयज को चॉइस नहीं है। ये मैंने बताया था कि जो हमारे कोचिंग सेंटर्स क्या फायदा देते हैं आपको। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, कोचिंग में एक साथ बच्चे 100-200 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दे आर वर्किंग लाइक ए पेरेंट्स फॉर ईच अदर्स। आपके पास एक ट्रिक है, इनके पास एक ट्रिक है, बट हम लोग अगर आपस में एक दूसरे को नहीं बताएंगे ना तो उस कोचिंग का कोई फायदा नहीं। या इस टाइप के स्टडी सेंटर्स आपने देखा होगा, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, कोटा, ये डेवलप क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर सारे इंटेलिजेंट ब्रेन यहाँ आते हैं और वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैं वो डायग्राम बनाया कि इसमें सबके पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन 10 है, टोटल इनका 50 ही हो पाता है अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, बट दे आर लिविंग इन देयर ओन साइलो। तो इनका टोटल इंडिविजुअली भी 10 है और अकेले भी और ग्रुप में भी तो 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देयर आर 6, एवरीबडी इज हैविंग द 6 इंफॉर्मेशन बट दे आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। तो इनका टोटल इंफॉर्मेशन 30 हो रहा है, यहाँ पर 10 ही है। तो ये फायदा है आपकी कोचिंग का, तथास्तु का, क्योंकि आप एक दूसरे से बताते हो कि मैं इस आज कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो ये बताएगा। तो आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी करने में बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है हु इज इन टेनिक्स। एक दिन मेरे पास वो आया, बोला दीपक एक फिजिक्स का नया क्वेश्चन पेपर आया है, उसमें 5 ईयर सोल्यूशंस हैं। उस समय क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते थे फिजिक्स और मैथ्स वाले, उसको आपको किसी एक्सपर्ट या आईआईटीएन से ही लगवाने पड़ते थे। मैंने वो जाके बाजार से खरीदा, जवाहर बुक डिपो यहाँ काफी फेमस शॉप है, अभी भी होगा शायद। उस बुक के मैंने 5 साल के पूरे पेपर्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए, याद किए। लकीली वो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए। सोचो एक क्वेश्चन का वेटेज 20 मार्क्स होता है, मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए। तो एक छोटा सा सजेशन एक दूसरे को कितना हेल्प कर सकता है। इस किताब में मैंने वही लिखा है कि आप लोगों को आपस में टीम वर्क की तरह काम करना है। आप ये मत सोचिए मैंने इसको बता दिया तो मेरा रैंक पीछे हो गया। अरे वहां पर तो 10 लाख लोग, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो आप ये भूल जाइए कि मेरे बताने से वो आगे निकल जाएगा। नहीं, आप उसको बताएंगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा, और जो नहीं बताएगा उसको आप वैसे भी किक आउट कर देते हैं।
ये आप लोग बुक्स, मैं YouTube को मना किया था आपको, लेकिन YouTube आप तभी खोलिए जब आप इंस्पिरेशनल मूवीज या कोई IAS का इंटरव्यू देखते हैं, बिकॉज इनका इंस्पिरेशनल वैल्यू, मोटिवेशनल जो सेल्फ हेल्प में बहुत यूजफुल होते हैं। आपको एक इंस्पिरेशन टाइप का मिलेगा, आपको फील होगा कि मुझे IAS निकालना है। तो YouTube का इस्तेमाल आप इस टाइप के लिए करें, या इस टाइप की जो मूवी है जो लिखी है मैंने 2-3, ये मुझे इंस्पायर की, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगी, बट 12th फेल जो हमारा मिस्टर शर्मा है, हमारे दोस्त हैं, अभी एयरपोर्ट बॉम्बे में पोस्टेड हैं, मेरे ग्रुप में भी हैं वो, तो उनके ऊपर बनी है ये वाली मूवी। ये हॉस्टल लाइफ पे बनी है आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज पर। कराटे किड मैंने इसलिए लिखा हुआ है, आपने देखी कराटे किड, उसमें वो एक ही एक्ट को बार बार करता है वो, तो इसमें फोकस पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए मैंने बुक को लिखा हुआ। नॉर्मन लुइस, ये आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी, आपके पास नॉर्मन लुइस कितने लोगों ने पढ़ी है यहाँ पर? ओनली वन। अगर आपको पेपर इंग्लिश में देना है UPSC का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मन लुइस की बुक आप आज ही ले आइए, उसको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से वर्ड का मीनिंग कैसे बनता है वो सिखाया गया हुआ है। ये मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा आपको, तो ये बुक आप चाहे तो लिख लीजिए, नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी। ये जनरली बच्चे 12th के बाद पढ़ लेते हैं, मैंने भी 1991 में पढ़ी थी ये किताब, और अब तो काफी मोटी हो गई है वो। यू कैन बाई शिव खेरा, मैं दीपक खेरा हूँ, वो शिव खेरा है, बहुत बड़े आदमी है वो उनकी बुक का भी नाम मेरे जैसे ही है, मतलब मैंने ही उनसे कॉपी किया है मैंने श्योरी लगा दिया, उन्होंने शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उन्होंने श्योरी नहीं लगाया, मैंने श्योरी लगा दिया, इससे कॉन्फिडेंट रहिए, जरूर सिलेक्ट होंगे आप। ये रिसेंट अभी ये जो मार्केट में आपने पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें एक जो ऑथर है उसने बताया कि उसके 2 फादर हैं, एक उसके फ्रेंड का फादर है, उसके खुद का फादर है। फ्रेंड का फादर करोड़पति रहता है, इसका फादर बहुत जस्ट सैलरी पे होता है, तो वो टेंडेंसी बताता है कि जो खर्च करता है उसी के पास पैसा आता है, तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये आपका मैंने बताया था जो फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला है, इसमें चूंकि आपका C आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। हैव ए फेथ ऑन गॉड। कभी फेल होगा, यार भगवान ने फेल कर दिया मैं क्या करूं, आपके पास रीजन होगा ना। ये सेंटेंस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। बच्चे सुसाइड करते अगर वो ये सोच लेना कि उनको भगवान ने फेल किया है, तो वो कभी सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोष अपने आप पर देना चालू कर देते हैं और पेरेंट्स से डरने लगते हैं। तो आपको ये C फैक्टर के लिए गॉड पर थोड़ा सा ब्लेम डालना पड़ेगा। अरे मेरा हस्बैंड बेकार है यार, क्या करें, C फैक्टर खराब है। मेडिटेशन, क्योंकि आपके पास अभी टाइम बहुत कम होगा, बट फिर भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकालें जरूर मेडिटेशन के लिए। स्टडी के बाद रिलीजियस सॉन्ग सुनिए, आप महीने में एक बार अपना जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, आपके मंदिर, मस्जिद, जहां भी आप जाना चाहते हो, जरूर जाइए, क्योंकि आपको एक गॉड पर फेथ आएगा। हम लोग यहाँ पर कालका जी मंदिर जरूर जाते थे, जब देखते थे आज स्कोर, आज पेपर बिगड़ा तो पहुंच गया मंदिर, तो ये थोड़ा सा जरूरी भी है। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, आप अपने जो धर्म के जो गाने हैं वो जरूर सुनिए थोड़े बहुत। ये प्रेशर्स बहुत ज्यादा सोसाइटी में होते हैं, इसको आपको इग्नोर करना है, थोड़ा सा अपनी स्किन मोटी करना है, किसी के स्टेटमेंट से हर्ट नहीं होना है। हो सकता है आपके पास प्रेशर आए मैरिज के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन अगर आप IAS दे रहे हैं तो आप IAS के अलावा और कुछ भी मत देखें, इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए आपको। ये अर्जुन और मछली की आंख की तरह है। ये प्रेशर घर में बहुत ज्यादा रहता है, सिबलिंग प्रेशर। एक बच्चा IAS है, दूसरा क्लर्क है, ये कंपैरिजन हमेशा होगा, इसको आपको इग्नोर करके आगे चलना है, और ये बहुत डेंजरस है। बच्चों के डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को देखते हुए हम लोग अभिषेक बच्चन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन क्योंकि उसका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन से होता है तो बेचारा फेल हो जाता है। तो सिबलिंग में भी यही होता है कि आपके भाई बहन में कंपैरिजन होता है, इसको आपको इग्नोर करना है। सोसाइटी और रिलेटिव प्रेशर, ये बहुत आते हैं लोग, अरे इस बार बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, अच्छा 5 साल हो गया उसको तो ना,
मतलब आपको इनको इग्नोर करना है, आप बस स्टडी स्टडी स्टडी, आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इन्हीं में देखना है, बाकी रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी में कौन क्या कह रहा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। आपकी जॉब उसको जवाब देगी, क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे कमेंट्स हुए होंगे, इग्नोर करते गए, तो आपको भी वही करना है। तो मैं वही चाहूंगा कि आप लोग इन सब चीजें, सेकेंडरी चीजें हैं ये, आपका एग्जाम आपका मेन। ब्रेक बहुत जरूरी है, आपको ब्रेक इसलिए लेना भी जरूरी है, कभी आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा आएगा। यूपीएससी देते टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लगेगा हमको बनते ही नहीं है, आप उसको टाइम बीइंग छोड़ दीजिए, ब्रेक लीजिए, मूवी देखिए, मार्केट जाइए। और आपने देखा होगा जो है ना, मैंने एक लाइन लिखी है, ये सारे बड़े इन्वेंशन सबसे आइडल टाइम में हुए हैं साइंटिस्ट के। तो आप इस पीरियड में एक ऐसे सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं जो कि आपने कभी नॉर्मल रूटीन में कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन जो डिप्रेशन में पढ़े थे वो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, जब आपको डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन इज ए वेरी नॉर्मल थिंग, इसको आप दिल पर मत लें, क्योंकि डिप्रेशन के टाइम पर आप एकदम से लगेगा घर चले जाएं या स्टडी छोड़ दें, वो आएगा आपको। और आप ये मत सोचिए कि ये आपके साथ हो रहा है, ये लाइफ में सबके साथ होता है, हर व्यक्ति को डिप्रेशन आता है, जॉब के बाद भी डिप्रेशन आएगा आपको। तो आप डिप्रेशन से डरिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए उसका। डिप्रेशन में ये चीज ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए डिप्रेशन, 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप फिर स्टडी में वापस आ जाइए। और इस समय आप वो स्टडी करिए जो कि आप नॉर्मल कोर्स में नहीं करते हैं, क्योंकि ये जब आप इस डिप्रेशन के टाइम पर कुछ ऐसा पढ़ेंगे तो वो आपको एक नया आउटलुक देगा, आपको एक नई चीज समझ में आएगी, और वो एग्जाम में हो सकता आ जाए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उस समय कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, उस सब्जेक्ट को मत पढ़िए जो डिप्रेशन के टाइम पर आपने स्टार्ट किया था, वो उस समय टाइमिंग छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा आप हाफ डे 1 डे कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए। और आपको ब्रेक देना बहुत जरूरी है। ब्रेक्स दे आर नॉट लग्जरी, दे आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी टू रिचार्ज। आपको माइंड और बॉडी दोनों को रिचार्ज करने के लिए ये ब्रेक्स बहुत जरूरी है। ये मेरे ट्रिक्स हैं बुक में जो मैंने दिए हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब टेस्ट होता है तो हम पास हो जाते हैं, दूसरा टेस्ट हुआ पास हो गया, तीसरा, जब इकट्ठे 15 टेस्ट आते हैं तो आप नहीं पास हो पाते हैं, या 15 चैप्टर्स। जनरली बच्चे यही करते हैं, एक चैप्टर आया टॉप कर गए, दूसरा आया टॉप कर गए। तो जब आपका पूरा 15 चैप्टर एक साथ आते हैं तो आप जनरली डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के नोट्स बनाना है। मैंने वही लिखा है कि जब आपके पास मान लीजिए 6 मंथ्स हैं तो आप लेंथी नोट्स बनाइए, करीब 150-160 पेजेस की कॉपी भी। फिर आपको मान लीजिए 4-5 दिन का गैप ही है, तब आप शॉर्ट नोट बनाइए। और जब एक्चुअली आपका जो यूपीएससी में एग्जाम होता है मेंस, उसमें आपका फर्स्ट पेपर मॉर्निंग में होता है, सेकंड आफ्टरनून में। उसमें आपको ये 1 पेज वाला जो A4 साइज का, ये बहुत जरूरी पड़ता है, लैमिनेट वाला, क्योंकि आप 2 घंटे में सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप केवल डेट्स, या बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो जीनस स्पीसीज, या मैथ्स वाले हैं तो फॉर्मूला, फिजिक्स वाले हैं जो डायग्राम वगैरह वो लिख सकते हैं। तो आपको ये 3 टाइप से नोट्स बनाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए आपका। ये बहुत से बच्चों वाली चीज बता रहा हूं मैं आपको। आप देखना, आपके पास बुक्स होंगी तो बुक्स हमेशा उसको वर्टिकल पोजीशन में रखिए। आपका जो बुक का नाम फ्रंट में देखना चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 1 बुक 2 बुक तीसरा बुक करके लास्ट वाला बुक पता पड़ा वो कभी यूज ही नहीं हुआ है, उसमें पोछा लगता रहता है जमीन पे बस उसके चारों तरफ। तो ये ध्यान रखिए कि बुक, फॉर्मूला बुक, डिक्शनरी, ये आपकी आर्म रीच में होना चाहिए। डेट्स, या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो जो आपके डायग्राम्स वगैरह है फिजिक्स में, वो आपके टेबल के जस्ट फ्रंट में होना चाहिए। टेबल के नीचे कांच है तो उसके नीचे आपके फॉर्मूला हो या कुछ डायग्राम्स हो। और आपकी बुक्स जो आपको प्रीलिम्स में लगनी है तो आपकी बुक वहीं पर होनी चाहिए। फिर आपको लग रहा है कि मेंस की बुक है तो आप उसको थोड़ा दूर रख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट इसका इंपोर्टेंट तब आता है जब आप पता पड़ा आपके बुक ही नहीं मिल रही है। तो आपको बुक को स्टैकिंग करने का भी एक ट्रिक होता है कि कौन सी बुक आपके सामने रखनी है, कौन सी विद इन आर्म रीच होना चाहिए। और जनरली जो बुक नीचे दबी रहती है वो जनरली यूज नहीं होती है और वो धूल खाती रहती है, जनरली देखा मैंने।
ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। मैंने बच्चे पे 5 लाख रुपए खर्च किए, फेल हो गया। मैंने पेरेंट्स के लिए वही कहा है, ये आपके लिए नहीं है चैप्टर, वैसे ये पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन पैसा खर्च करते हैं वो नेक्स्ट डे अपना रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोचने लगते हैं, ROR। इट इज गुड फॉर एनी प्रोजेक्ट, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। पेरेंट्स को मैंने वही कहा है कि आप जो पैसा खर्च करते हैं, ये समझ लीजिए आपने चैरिटी में दे दिया, अगर वापस आ गया, बच्चा बन गया, बहुत अच्छा है। लेकिन पेरेंट्स को मैंने यही कहा है कि अगर आपका बच्चा यूपीएससी में फेल हो गया, पीएससी में फेल हो गया, बट उसके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो जाएगा। आप जब 3 साल स्टडी करते हैं तो आपके अंदर इतना टैलेंट डेवलप हो जाता है कि आप स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं, किसी भी जॉब में जा सकते हैं, टीचिंग भी कर सकते हैं। हमारे जो बैचमेट फेल हुए हैं उनके पास आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। उनके पटना में 3 कोचिंग सेंटर हैं, दिल्ली में भी हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आप हमेशा प्लान बी रेडी रखें। पेरेंट्स के लिए है ये, क्योंकि आपके लिए नहीं है, लेकिन 5-10 साल बाद आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपको काम आएगा कि जब भी आप बच्चे पर इन्वेस्ट करते हैं कुछ भी, तो उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न का वेट ना करें। इट इज बेसिकली नॉर्मल एक्सपेंडिचर। आप फ्रिज खरीदते हैं तो सोचते हैं फ्रिज हमको क्या देगा, पानी के अलावा कुछ नहीं, ठंडा या बर्फ। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि जो रिटर्न्स, इसमें मैंने लिखा है स्मॉल रिटर्न्स विदाउट एक्सपेक्टेशन गिव्स मच मोर हैप्पीनेस देन बिग रिटर्न्स विद एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको फिर वो हर्ट करता है कि मैंने अपने बच्चे पे 5 लाख खर्च किया, 10 लाख खर्च किया, ये उनको भूल जाना है। पेरेंट्स को यहां से यहां आना पड़ेगा। जो दिया है, खर्च किया है, दिट इज जस्ट लाइक ए चैरिटी, डोंट एक्सपेक्ट फॉर एनी रिटर्न। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है किसी का? हाथ उठाएं। है? ओके, लकी हो यार। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे इस एज में थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस, दे आर अट्रैक्ट विद द अपोजिट सेक्स। सो इट इज बेटर, आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो बहुत रिश्ते आएंगे आपके पास चूज करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि इन सबको दूर रखें। फूड हैबिट्स के बारे में भी लिखा है मैंने कि ड्यूरिंग योर एग्जाम डोंट टेक टू मच ऑयली और स्पाइसी फूड, अवॉइड नॉनवेज। नॉनवेज की मैं मना नहीं कर रहा हूं, अवॉइड बोला है मैंने। अगर ईद है एग्जाम के दिन तो खाओगे यार, हमको भी खिलाओगे। ये सम टिप्स फॉर, जब आप अपने नोट्स बनाएं या बुक में स्टडी करें, अभी मुझे लगता है शायद बच्चे बुक पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली है, मेरी बेटी बेटा दोनों ने इंजीनियरिंग कर ली, उसने एक भी बुक में से खरीदी नहीं अभी तक, वो PDF में पढ़ते हैं सारा कुछ, दे नेवर स्टडी एनी बुक। तो आप बुक हमेशा एक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बुक जब आप चेंज करते हैं तो डायग्राम हर जगह चेंज हो जाता है। वो आप किसी बुक में लेफ्ट में होगा, किसी में राइट में, कहीं अप डाउन, तो आप हमेशा एक ही बुक बार बार पढ़ें, तो आपके माइंड में जो ब्रेन पिक्चर कैप्चर करता है। मुझे आज क्लास 1 की बुक भी याद है कि उसमें वो एक डायग्राम्स कहां पर बना था, क्या कलर था उसका। तो आप बुक्स बहुत जल्दी चेंज ना करें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, जब वो याद हो जाए तब आप बुक चेंज करें। तो बेस्ट बुक और मल्टीपल बुक्स के लिए मैंने वही लिखा है। और जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसको डिफरेंट कलर से जरूर करें, क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है कलर से बढ़ती है। और जब आपको मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस लगाना हो, स्टैट्स वगैरह, तब उस समय आप हल्का म्यूजिक भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। हाईलाइट करें उस क्वेश्चंस को। ये बच्चों के लिए बहुत काम का है। ये प्रीलिम्स में जनरली हम लोग स्पीड पे बहुत ध्यान देते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। यहां पर बच्चे अपनी स्पीड मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको स्पीड 0 से स्टार्ट करनी है। ये बच्चे फॉलो करते हैं, ये करना चाहिए।
आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं जनरली कि स्पीड हाई रख के एक्यूरेसी प्योर कर देते हैं अपनी, और यहाँ पर उनके जब आंसर्स गलत होना चालू हो जाते हैं, उनके चारों में से आंसर मैच नहीं करते हैं, तब वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। विद इन 10 मिनट्स उनको लगता है कि हमारा एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा, सारा पेपर बेकार हो गया, एक साल। क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत होता है ये, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले हैं, बट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जो न्यूमेरिकल्स वाले पेपर होते हैं जो ऑप्शनल्स, उसमें प्रॉब्लम होती है मेंस में। तो चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो आप लोग यहाँ पर एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दें। एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। बच्चे यहाँ पर गलती करते करते उनको लगता है कि हमारा एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा, सारा पेपर बेकार हो गया, एक साल। क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत होता है ये, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले हैं, बट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जो न्यूमेरिकल्स वाले पेपर होते हैं जो ऑप्शनल्स, उसमें प्रॉब्लम होती है मेंस में। तो चूंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो आप लोग यहाँ पर एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दें। एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। बच्चे यहाँ पर गलती करते करते उनकी एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। तो आपको एक्यूरेसी और टाइम दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आप पहले 3 या 4 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के ट्रिपल टाइम दीजिए। आप मान लीजिए हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट है या 30-40 सेकेंड है, तो आप उससे ट्रिपल या 4 टाइम्स टाइम जरूर दीजिए उसको। फिर आप उस इनर्शिया में आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगा। बच्चे लेकिन उल्टा करते हैं, उनको तो हमारे पास टाइम का फट 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 लगा के और दिखा सारे गलत करके आ गए। इससे अच्छा है कि आप सोचिए हमें केवल 5 क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये हमको डायग्राम को फॉलो करना है। अच्छा, ये डायग्राम हमारा आगे भी काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। जब हम लोग स्टडी जब करते हैं, तो स्टडी छोड़ने, मान लीजिए इंटरेस्ट है, ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप स्टडी हमेशा इस पॉइंट पर छोड़ें। होता क्या है, हम लोग स्टडी बिल्कुल लास्ट में आके छोड़ते हैं। ये फिर आपको नेक्स्ट टाइम एक रिलेक्टेंस देता है मॉर्निंग में उठने के लिए। तो आप रात में जब भी सोते हैं, तो आप अपनी स्टडी उस पॉइंट पर छोड़ें जहां पर आपका इंटरेस्ट डाउन होने लगता है। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर मत छोड़ें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया कि आप शुरू के क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा टाइम दें। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मेंस में आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एकदम से लिखना चालू कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक लाइन इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। बच्चे मैंने देखा यूपीएससी वगैरह में, मालूम पड़ा कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी था, बट उसने वो मिस कर दिया, दूसरे चूज कर लिए। तो हमेशा इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए, मुश्किल से 30 सेकेंड्स लगते हैं उसमें, तो इंस्ट्रक्शन पढ़िए। फिर आपको जो बेस्ट नोन क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना उसको पहले करो, तो हमको बनता है लास्ट में कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका चेक करता है ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके पहले क्वेश्चन से होता है। तो आप पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्रेम करें। आप डबल टाइम लीजिए उसमें, क्योंकि यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपने टफ क्वेश्चन अच्छे से किया तो आपका मार्क्स अपने आप ऊपर हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, खासकर सब्जेक्ट्स में। तो पहला क्वेश्चन में आप डबल टाइम दें, क्योंकि वो आगे अगर आपने उसमें मिस्टेक की तो वो इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में कैरी करता है। आपका लास्ट तक का क्वेश्चन वही फ्लो में चेक करता है। अगर आपने उसमें मिस्टेक की तो वो आगे भी मिस्टेक समझेगा कि आपने जरूर की होगी, भले आपने आगे सही किया हो। और आपने अगर पहला क्वेश्चन सही किया तो वो आगे की मिस्टेक भी इग्नोर कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्टिव में डबल टाइम दीजिए, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें आप डबल या ट्रिपल टाइम भी दे सकते हैं फॉर 5 क्वेश्चंस। ये चूंकि आपका मोस्ट फेवरेट एग्जाम तो यूपीएससी ही है। सपोज आप आईएफएस भी दे रहे हो, तो आप जो मोस्ट फेवरेट एग्जाम है उस पर टारगेट करिए, उसके बाद के ही बाकी एग्जाम दीजिए। आप उल्टा मत करिए कि आपने यूपीएससी के पहले दूसरे एग्जाम, क्योंकि आपकी जो स्टडी है, इवन पीएससी में भी आप देखेंगे पैटर्न यूपीएससी और पीएससी में बहुत डिफरेंट है। तो आप टारगेट एक ही एग्जाम करिए, क्योंकि मैंने लाइफ में केवल एक ही एग्जाम दिया था यूपीएससी, बाकी में जस्ट अटेंडेंस लगा के आता था, फेल हो जाता था, तो मुझे उतना बुरा भी नहीं लगता था। क्योंकि आप टारगेट मेरा यूपीएससी था। मेरा यूपीएससी में 1996 में 251 रैंक आया था। फिर अगला 10 में 218 रैंक आया 97 में। मुझे
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दोनों बार रेलवे मिला। तो आप मोस्ट फेवरेट एग्जाम को पहले दीजिए, उसके बाद बाकी। और ये ऑल टाइम रेडी, ये आप लोग के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, आप जो भी पढ़ते हैं नेक्स्ट डे जरूर उसको आधा घंटा रिवाइज करिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में समझ में आता है, याद नहीं होता है। सेकेंड रीडिंग में आपको याद हो जाता है, और थर्ड रीडिंग करेंगे आप तो वो इम्प्रिंट हो जाएगा माइंड। तो हर क्वेश्चंस को 3 बार जरूर पढ़िए। आज पढ़िए समझने के लिए, कल याद करने के लिए, और तीसरी बार परमानेंटली उसको माइंड में इम्प्रिंट करने के लिए। तो 3 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी क्वेश्चन। ये वाला आपके लिए भी रहेगा। कोई मिस्टेक होती है तो उसको जरूर एक लेसन की तरह लें, और आप ये मत सोचिए कि आप यूपीएससी में फेल हो गए तो आपकी लाइफ खत्म है। आईएएस सबका पहला टारगेट होता है, फिर आईपीएस, फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स, रेलवेज एंड अदर ग्रुप, और ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो आप ये मत सोचिए कि आईएएस नहीं बने तो लाइफ खत्म है। दूसरी सर्विस है, यूपीएससी सिविल सर्विस नहीं हुआ तो भी आपके पास स्टेट पीएससी है, वो भी नहीं तो अदर एग्जाम्स हैं आपके पास। प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। बच्चे जिसका प्लान भी रेडी रहता है उनका सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि इनके पास एक बैकअप प्लान होता है। और ये चीज पेरेंट्स को बहुत जरूरी है, बार बार बच्चों को कहना कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए बिजनेस है, तुम्हारे लिए दूसरी सर्विस है, या जो भी उनका सेकेंडरी ऑप्शन है। तो प्लान भी हमेशा रेडी रखिए आप अपना, और आप फेलर से मत डरिए। हर सक्सेस के पहले हजारों फेलर होते हैं। सक्सेस होने के लिए केवल एक ही बार चाहिए आपको। फेल आप 50 बार हो रहे हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए एक सिंगल। ओलंपिक में भी देखिए आप, जो गोल्ड मेडल है उसके पास एक ही बार सक्सेस चाहिए उस समय। आप लोग YouTube वगैरह में अचीवर्स सीरीज जरूर देखिए, बट उसके बाद रुक जाइए, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज अपने आप खुल जाता है। तो वहां पर आपको अपने आप को पॉज करना पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, बस उसी टॉपिक में सर्च करिए, क्योंकि वो इतने सारे ऑप्शन देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और आईएएस ऑफिसर्स या जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बोर्ड टॉपर या किसी भी एग्जाम के टॉपर्स हैं, उसका इंटरव्यू जरूर देखिए। अगर आप में से कोई बच्चा एक ऐसी ट्रिक बताएगा मुझे जो मेरी किताब में नहीं लिखी है, तो मैं उसके नाम के साथ अगले अपडेटेड एडिशन में जरूर डालूंगा। हो सकता है मेरे पास वो ट्रिक नहीं रही हो, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स लिखी हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ट्रिक हो तो मुझे जरूर ईमेल करिए, व्हाट्सअप करिए। मेरा एड्रेस मैं लास्ट में दूंगा आपको, तो मैं आपके नाम के साथ अपडेटेड एडिशन में डालूंगा कि सी और ही इज द मेंबर ऑफ तथास्तु इंस्टीट्यूट, लाइक दैट। मैं यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम नहीं निकाल पाया, सच बताऊं। ना मैं आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, ना आईआईएम में, ना मैंने कैट दिया, सब में फेल हुआ। मैं 17 फेलर है मेरे लाइफ के, और यही 2 सक्सेस है मेरे यूपीएससी के, 96 बैच एंड 97। बट मुझे 17 फेलर, थैंक यू, वो 17 फेलर कभी मुझे डिप्रेस नहीं किए, क्योंकि मैंने हर फेलर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लिया था। तो आप लोग भी कभी आपका स्कोर कम आता या कभी डिप्रेशन आता है तो ये फेलर मेरे देख लेना। टाइम हो गया क्या ज्यादा? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, अगर बोर हो रहा तो मैं और पढ़ाऊं। तो RAC मैंने इसमें बुक में यही दिखा है कि आप जब अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक एंड करेक्टिंग ऑफ मिस्टेक्स, ये बहुत जरूरी है। कभी आपका स्कोर खराब आया तो आप छिपाइए मत, बोलिए कि मेरा इसमें कम आया और इसका रीजन क्या था। रीजन जानने की कोशिश करिए और उसके बाद देखना आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। जनरली ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, अपने बच्चों का इन्फ्लेटेड स्कोर बताना। मान लीजिए कट ऑफ 70% है, बच्चे का 35 आया तो बोला नहीं 69% आया उसका, तो 35 नहीं बोलेंगे वो, उससे पता है कि 69 के ऊपर बोलेगा तो पास हो जाएगा बच्चा। तो वो रियल स्कोर नहीं बताते हैं। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि जो स्कोर रियल है वही बताएं। ये मेरी
टेक्निक थी स्टडी करने की जो आपको काम आएगी। मैं जब यहाँ GF राय में था तो जनरली हम लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट होते हैं कोई किसी भी चीज़ से, या इसमें मोबाइल में एक पिंग आया या कुछ नोटिफिकेशन आता, तो मैंने एक रूल बना रखा था कि मैं एक अगरबत्ती जलाता था। वो अगरबत्ती करीब 75 मिनट्स जलती थी। इसको रिलीजियस पर्पज से मत लें आप, मैं पूजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल टाइमर के रूप में। तो वुड्स अगरबत्ती थी, 75 मिनट्स जलती थी, तो मैं उसको जलाता था और उस 75 मिनट्स में चेयर से नहीं उठता था। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि सिंगल सिटिंग के लिए आप कोई भी टाइमर लगा लें, मोबाइल में टाइमर लगा लें या घड़ी में कि हम इतने बजे के पहले नहीं उठेंगे, तो उससे आपका स्टडी स्टेमिना बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब जब आप इस रिकॉर्ड को तोड़े सिंगल सिटिंग, उसको आप डेट डालिए कॉपी में, और इसी तरह से आप हर सब्जेक्ट का टाइम लिखें कि मैंने आज मान लो सोशियोलॉजी आपने 70 मिनट्स पढ़ा, बायो या जो भी ज्योग्राफी वगैरह मैंने जितना भी मिनट पढ़ा, तो आप उसको जब सम करेंगे पूरे डे का तो आपका 500 प्लस आना चाहिए, मतलब 8 आवर से ऊपर, और मैक्सिमम 700 के ऊपर आना चाहिए। इफेक्टिव सेल्फ स्टडी, नॉट कोचिंग क्लास स्टडी। तो आपको जब आप उसको टारगेट को काटेंगे कि मैंने आज बायोलॉजी में ये पढ़ना था, जब उसको डिलीट करेंगे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा, मिशन कंप्लीशन वाला एक होता है कि मैंने आज जो पढ़ना था वो मैंने टारगेट अचीव कर लिया। तो आप जब एक डायरी बनाएंगे, एक पतली सी डायरी लीजिए, डायरी या कॉपी, उसमें आप लिखिए कि मैंने आज 700 मिनट्स का रिकॉर्ड बनाया। जब अगली बार वो टूटेगा तो आपको बहुत एक अंदर से खुशी होगी, क्योंकि ये स्टेमिना है स्टडी आवर बढ़ाने के लिए। ये कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, कोई मोटिवेशनल बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये डायरी का पर्पज, मैंने जो डायरी बताई थी आपको स्टार्टिंग में, मेंटेनिंग ए डायरी, उसका पर्पज ये है कि आपको मिनट्स कितना स्टडी किया, मैक्सिमम कितना हुआ, सिंगल स्टडी का जो सिटिंग है वो कितना हो गया, तो वो सब आपको एक सक्सेस टाइप का फील कराएंगे। बच्चे आजकल किताब नहीं खरीदते हैं, तो आप लोगों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी आपकी बेस्ट बुक हो, मेरी बुक लाइब्रेरी में मिल जाएगी, रखी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, खरीदिए मत, बट आप उससे ट्रिक जरूर पढ़िए। तो बुक्स स्टडी का हैबिट कम हो गया। ये जो है आपने देखा होगा ना, बहुत पढ़ा होगा आपने, कि ये वाला लाइन मैं फॉलो करता हूं, बाय ये बुक बोरो द कोट, बट मैं कहता हूं आई नेवर बोरोड द बुक और द कोट, आई बोरोड मनी टू बाय द बुक। तो बुक जरूर खरीदिए, बुक सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, वो बहस नहीं करेंगे आपसे, आपको पसंद है यस, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंडियन पेरेंट्स में मिसिंग है। ये हमेशा अपने बच्चों को एक बुक जरूर साल में गिफ्ट करें, अदर देन एकेडमिक्स। एकेडमिक की बुक तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं। जब हम बाजार में टी शर्ट खरीदने आते, कभी सोचते हैं क्या मेरे पास ये 10 टी शर्ट है ब्लैक कलर की? नहीं, 11वीं ले आते हैं या गर्ल्स टॉप ले आती है ब्लैक कलर का, तो वहां हम नहीं सोचते। लेकिन जब बुक खरीदते हैं, जब जरूर सोचते हैं कि ये वाली बुक काम आएगी कि नहीं आएगी, या कुछ इसका यूज है कि नहीं है। अगर आपके पास दोबारा भी वो बुक आ गई, कोई काम की नहीं, उसको लाइब्रेरी में दे दीजिए, आप किसी गरीब बच्चे को दे दीजिए, वो किसी ना किसी काम आएगी। सोन पापड़ी हमारे यहाँ पर दिवाली में बहुत आती है, वो फाइनली होली में खत्म होती है। इसकी जो एक्सपायरी होती है 6 महीने की होती है, होली और दिवाली के बीच में 6 महीने गैप होता है, जो अक्टूबर से लेके मार्च तक। वो फाइनली ड्राइवर या हमारा वो प्यून ही खाता है, वो रोटेट होती है। तो उसी तरह से आप बुक को भी रोटेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपको सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने हो तो एक साथ मत पढ़िए उसको, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़िए। बचपन में आपने देखा होगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कभी याद नहीं हुआ होगा फिजिक्स में, हमेशा प्रेशर उसमें चला जाता होगा, टेम्परेचर उसमें। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में डिफरेंस जो दिल्ली और बॉम्बे नहीं है उसको कभी समझ नहीं आता है, वो इंटरचेंज यूज करता है। एंजियोप्लास्टी, एंजियो की तो मैं अभी भी गलती कर देता हूं। पता है डिफरेंस एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी? मेरे को भी नहीं पता। बकेट एंड बास्केट, हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा ना, बकेट है बास्केट है, क्या है? इंग्लिश मीडियम से हो। पुल और पुश तो मैं अभी भी गलती करता हूं, वो पढ़ के भी सोच के भी गलती करता हूं। तो डोंट स्टडी सिमिलर थिंग्स साइमल्टेनियसली, हमेशा कंफ्यूज क्रिएट करेगा। आपकी लॉ में आप लोग ने पढ़े होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह में आते हैं। तो अगर 2
फिलोसोफर की थ्योरी एक साथ पढ़ेंगे, दोनों मिक्स कर देंगे आप। इसलिए एक याद करिए, आपने डायनामो का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ, लेफ्ट हैंड लॉ। हमेशा गलती होती है कि डायनामो का कौन सा है, मोटर का कौन सा है, तो एक ही पढ़ लो आप, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं वही लिखा है, एक साथ दोनों चीजें नहीं पढ़ना है आपको। इंडल्ज इन फैंटेसी, कौन कौन ऐश्वर्या राय शादी कर चुका है फैंटेसी में? जरूरी है। तो वैभव यहां का रेंचो है क्या? ओके गुड। फैंटेसी, माइल्ड फैंटेसी इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ, दैट इज अ फैक्ट। आप सोचिए कि आप आईएएस बन गए हैं, क्या जाता है मन में तो सोच रहे हैं, कौन हंसेगा बाद में। सोचिए आप कि जो आपने सर्विस प्लान की वो आपको मिल गई, आप मॉर्निंग में फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। ये सर्विस के बाद नहीं आती ये फैंटेसी, फिर तो बस बाल बच्चे बीबी यही चलता रहता है, बेटे का एडमिशन, उसकी शादी, ये सब हम लोग की लाइफ में मिसिंग हो जाता है बाद में। न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। कैरियर काउंसलिंग एजेंसी आप लोगों के लिए नहीं है, आप ऑलरेडी दूसरों को काउंसिल कर सकते हैं। डिक्शनरी कोलिन कोविल्स किसके पास है? नहीं है। ये डिक्शनरी बहुत अच्छी है इंग्लिश के लिए। आपको जो ऐसे वगैरह में लिखने के लिए सेंटेंस का यूसेज है वो इस डिक्शनरी बहुत अच्छा मिलेगा। ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, तो ये 2 बुक आपको इंग्लिश में सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे फ्रेंड ने टिप्स दी थी, मेरे को गाइड किया था, तभी मैंने ये बुक खरीदी थी, और ये मेरे यूपीएससी में बहुत अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आप लोग आईएएस दे रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप एक कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी मीनिंग्स के लिए, क्योंकि आपकी जो मीनिंग्स, अच्छे मीनिंग्स जो होते हैं वो लिख के जरूर रखिए उनको, इडियम्स। तो इंग्लिश में अगर आप यूज करते हैं उनका, तो उसका एग्जामिनर के ऊपर अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। तो आप वर्ड, हम लोग इसमें वर्ड वेब यूज करते हैं, वो याद नहीं रहता है, लेकिन आप इस बुक में जो डिक्शनरी बता रहा हूं मैं, इसमें आप लिख के रखेंगे वो वर्ड को। वर्ड कुछ नहीं, आपके मुश्किल से 400-500 वर्ड ही होंगे जो एक आपको लिटरेरी इंग्लिश का टच देते हैं। तो आप जरूर एक डिक्शनरी रखिए, उसका मीनिंग लिखिए कॉपी में, और उसका यूसेज, क्योंकि ये बुक यूसेज के लिए ही फेमस है। उसके यूसेज बताते हैं 5-6 टाइप के सेंटेंस लिख के कि इस वर्ड का रियल मीनिंग क्या है। तो एक ही वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। तो ये डिक्शनरी बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर पढ़िए और इससे आप नोट्स जरूर बनाइए। सेकंड कॉपी में इसलिए बोल रहा हूँ जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि आपका डाटा बहुत जरूरी है। तो जहां भी आप न्यूज़पेपर में वो डाटा देखते हैं तो उसको जरूर लिख लीजिए कॉपी में। वो आपके लिए एक जीएस के पेपर में एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर के माइंड में। तो वो ऐसे लिखने में भी काम आएगा आपको और रिप्लाई देने के लिए। फाइनल फेलर जैसा कोई चीज नहीं होता लाइफ में। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप यूपीएससी में फेल हो गए तो आपकी लाइफ खत्म, नहीं। आप पीएससी है आपके पास, दूसरी सर्विसेज हैं, कभी डिप्रेस मत होइए और कुछ ना कुछ मिलेगा। शादी के लिए आप 5 साल रुक जाइए, व्यवहार करेगा। ओके, थैंक यू। You can note down my email ID. In case of any questions, you can send me a message by mentioning student of Tathastu on this WhatsApp number. Thank you so much, sir, for your valuable insights. I am pretty sure बहुत सारे बच्चे ये सेशन सुनने के बाद they are going to rethink about their strategies and they are going to, you know, rectify their mistakes. Now we are going to take few questions. So those who have questions can raise their hands. Of अगर किसी को हेजिटेशन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ऑब्जेक्शनेबल है, नहीं पूछ सकते हो, then you can send me on WhatsApp. No questions? Vaibhav? Okay, thank you. Thank you so much, sir, for being here with us. We are truly honored to have you here with us. Please give a huge round of applause to you.